हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो। कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है। कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। कमजोर होकर झारखंड के दक्षिणी इलाकों में पहुंचा। अगले कुछ घंटों में तूफान के और कमजोर होने की उम्मीद। झारखंड के कई इलाकों में तूफान के कारण बारिश। ओडिशा और बंगाल में राहत और बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ समेत तमाम एजेंसियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से फोन पर की बात। पीएम ने कोविड के दौरान फ्रांस की ओर से भेजी गई मदद के लिए मैक्रों को किया धन्यवाद। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और आपसी हित के वैश्विक मुद्दों पर की चर्चा। देश में टीकाकरण अभियान जारी। 131 दिनों के भीतर ही भारत ने दी 20 करोड़ 27 लाख से अधिक टीके की खुराक। लगातार 14वें दिन रोजाना ठीक होने वालों की संख्या नए मामलों से अधिक। 2.11 लाख नए मामलों में गिरावट का रुख जारी। पॉजिटिविटी दर गिरकर हुई 9.79%। एंटीगुआ के पीएम गैस्टन ब्राउन ने बताया, भगौड़ा मेहुल चौकसी डोमिनिका में पकड़ा गया। कहा, डोमिनिकन सरकार से मेहुल चौकसी को एंटीगुआ नहीं लौटाने का किया अनुरोध, सीधे भेज सकते हैं भारत। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को चीन में कोविड-19 वायरस की उत्पत्ति पर अगले 3 महीनों में रिपोर्ट पेश करने का दिया आदेश। संक्रामक रोगों पर अमेरिका के शीर्ष विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची ने भी की जांच की मांग। माली में सियासी संकट और गहराया। अंतरिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सेना द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद दिया इस्तीफा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गिरफ्तारी की कड़ी निंदा के साथ ही चुनी हुई सरकार की वापसी का किया आह्वान। स्पेनिश क्लब विला रियल ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराकर पहली बार यूरोपा लीग का खिताब किया अपने नाम। पेनल्टी शूटआउट में 11-10 से जीत की हासिल। नमस्कार और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। चक्रवात यास पश्चिमी बंगाल और ओडिशा में तबाही मचाने के बाद अब झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ चला है। चक्रवाती तूफान यास के चलते कल झारखंड में भीषण बारिश हुई। चक्रवाती तूफान के झारखंड में दस्तक देने के दूसरे दिन आज गढ़वा और डाल्टनगंज में भारी बारिश के आसार हैं। इसको लेकर मौसम केंद्र की ओर से रेड अलर्ट जारी किया गया है। आज झारखंड के रांची, खूंटी, गुमला, लातेहार,
चतरा में भारी बारिश की संभावना है। तूफान के खतरे को देखते हुए राज्य में लोगों को अगले 24 घंटे घरों में ही रहने को कहा गया है और कुल्हान प्रमंडल के पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो के अलावा खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम लगातार जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत चक्रवाती तूफान से बचाव और राहत को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। पश्चिम बंगाल राजधानी कोलकाता सहित पुरुलिया, नादिया, मुर्शिदाबाद, हावड़ा, झारग्राम, बांकुरा, दक्षिण व उत्तर 24 परगना में भारी से बहुत भारी बारिश हो रही है। वहीं ओडिशा के बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपारा, जगत सिंहपुर, कटक, मयूरभंज में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और इससे पहले कल चक्रवात यास ओडिशा तट से टकराने के बाद देर रात इसकी गति काफी धीमी हो गई और ये डीप डिप्रेशन में तब्दील हो गया। चक्रवाती तूफान यास उत्तरी ओडिशा के भीतरी भागों में आगे बढ़ता हुआ झारखंड की ओर बढ़ा। चक्रवात यास कल ओडिशा के तटीय जिलों बालासोर तथा भद्रक में काफी बारिश होने के बाद बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। इन दोनों जिलों में चक्रवात यास की तबाही के अनेक निशान छोड़कर गया है और इन जगहों पर बड़ी संख्या में पेड़ तथा बिजली के खंभे गिर गए। निचले इलाकों में बाढ़ आ गई और कच्चे मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। दोनों जिलों के अनेक स्थानों के निवासी मंगलवार रात से बिना बिजली के रह रहे हैं। वहीं अनेक लोगों को सरकार ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। इन्हीं दोनों स्थानों पर बहुत भीषण चक्रवात का प्रकोप देखने को मिला। चक्रवाती तूफान के कारण ओडिशा में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि वहीं पश्चिम बंगाल में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में चक्रवात यास के कारण हुई बारिश से कई सड़कें पानी से भर गईं। पूर्वी मेदिनीपुर और दक्षिण 24 परगना के कई इलाकों में चक्रवात की वजह से भारी वर्षा हुई। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान से प्रभावित जिलों में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के दलों का राहत और बचाव काम जारी है। यास की वजह से हुई भारी बारिश और तेज हवाओं से कई पेड़ गिर जाने से रास्ते बंद हो गए थे। एनडीआरएफ और दमकल विभाग की टीम राहत कार्यों में जुटी हैं। पेड़ों को रास्ते से हटाया जा रहा है। तटरक्षक बल भी समुद्री तट में राहत और बचाव कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा राहत बचाव कार्य के तहत रेड क्रॉस सूखे भोजन के पैकेटों को बांटने का काम कर रही है। चक्रवात यास के लिए तैनात की गई एनडीआरएफ टीम का बचाव अभियान जारी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ की टीम ने बालासोर में मौके पर पहुंचकर एक नवजात शिशु और उसकी मां को सुरक्षित बाहर निकाला। एनडीआरएफ के डीजी सत्यनारायण प्रधान ने बताया कि एनडीआरएफ की टीम ने रात 2 बजे बालासोर के बहावलपुर गांव से एक नवजात शिशु और उसकी मां को बचाया। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार इस साल मॉनसून अपने समय पर केरल में 31 मई या 1 जून को दस्तक देगा। इससे पहले यास चक्रवात के कारण अरब सागर में मॉनसून को बल मिला है। देश के दक्षिणी हिस्सों में कुछ जगहों पर मॉनसून से पहले होने वाली बारिश देखने को मिली। केरल में पिछले 24 घंटों में कई जगहों पर बारिश देखने को मिली। इसी तरह आज सुबह मुंबई में मॉनसून पूर्वी बारिश की तेज धार देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से फोन पर बात की। इस बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति मैक्रों को कोविड महामारी के दौरान भारत को फ्रांस की तरफ से मिली मदद को लेकर शुक्रिया अदा किया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की और हाल ही में हुई भारत यूरोपीय संघ वार्ता के सकारात्मक परिणामों को संतोषजनक बताया। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि भारत यूरोपीय संघ संपर्क, साझेदारी और समग्र मुक्त व्यापार और निवेश समझौतों को लेकर फिर से वार्ता करना एक स्वागत योग्य कदम है। दोनों पक्षों ने भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी के हाल के वर्षों में और मजबूत होने पर खुशी जाहिर की और उम्मीद जताई कि कोविड युग के बाद भी दोनों देश ऐसे ही मिलकर काम करेंगे। पीएम मोदी ने हालात सामान्य होने की परिस्थिति में राष्ट्रपति मैक्रों को भारत आने का न्योता भी दिया।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में कोरोना के 2,11,325 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 2,83,135 मरीज उपचार कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 24,19,907 है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 3,847 लोगों की मौत हुई है। वहीं मृतकों का कुल आंकड़ा 3,15,235 हो गया है। वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया कि देश भर में कल तक कुल 33,69,69,353 नमूनों का परीक्षण किया गया, जिनमें कल कोरोना संक्रमण की जांच के लिए 21,57,857 नमूनों का परीक्षण हुआ। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 20,27,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 18,85,000 से अधिक टीके लगाए गए। और कोविड-19 के साथ साथ म्यूकोरमाइकोसिस के मरीजों के लिए भी केंद्र लगातार दवाओं की आपूर्ति को सुनिश्चित कर रहा है। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने बताया कि म्यूकोरमाइकोसिस के उपचार में उपयोग की जाने वाली एम्फोटेरिसिन बी दवा की 29,250 अतिरिक्त शीशियां सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित कर दी गई हैं। ये देश भर में उपचाराधीन 11,717 मरीजों की संख्या के आधार पर की गई हैं, जबकि 24 मई को भी केंद्र ने राज्यों को 19,420 अतिरिक्त वायल का आवंटन किया था। ओडिशा में आए चक्रवात के बाद पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस राउरकेला ओडिशा से आंध्र प्रदेश के नल्लौर के लिए भोर में निकली है। ये तस्वीर आप संबलपुर मंडल के हीराकुंड स्टेशन से गुजरते हुए देख रहे हैं। इस ऑक्सीजन राहत एक्सप्रेस के 4 कंटेनरों में लगभग 78 मीट्रिक टन ऑक्सीजन है। और देश को राहत देने के लिए इससे पहले चक्रवाती मौसम में चली एक और ऑक्सीजन एक्सप्रेस अपने गंतव्य पर पहुंची है। ओडिशा के राउरकेला से चलकर केरल के एर्नाकुलम पहुंची इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन के कंटेनरों में 133.64 मीट्रिक ऑक्सीजन है। भारत में कोरोना महामारी से निपटने के लिए विदेशों से मदद का सिलसिला लगातार जारी है। कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए दुनिया भर के देश भारत की मदद करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में तुर्की की रेड क्रिसेंट सोसाइटी से बुधवार को चिकित्सा आपूर्ति की एक खेप भारत पहुंची। विदेश मंत्रालय ने तुर्की सरकार के इस सहयोग का आभार जताया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं कर सकता है या ना ही कूटनीति के रूप में इसे जायज बता सकता है। उन्होंने भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच संघर्ष विराम पर हालिया समझौते को अच्छा कदम बताया, लेकिन इंगित किया कि दोनों देशों के बीच कुछ बड़े मुद्दे बाकी हैं। एस जयशंकर ने अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान कल न्यूयॉर्क में हूवर इंस्टीट्यूशन की ओर से आयोजित भारत रणनीतिक भागीदारी के लिए अवसर और चुनौतियां विषय पर संवाद सत्र में ये बात कही। साथ ही उन्होंने कहा, कोविड-19 की वैश्विक चुनौतियों से निपटने का एकमात्र रास्ता वैश्विक सहयोग और प्रभावी रोकथाम है। उन्होंने कहा कि दुनिया के एक हिस्से का कोरोना टीकाकरण होना और एक हिस्से का नहीं होना किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं होगा। आयुष राज्य मंत्री किरण रिजिजू आज एक वर्चुअल आयोजन में आयुष नैदानिक रिपोजिटरी पोर्टल और आयुष संजीवनी ऐप का तीसरा वर्जन जारी करेंगे। रिपोजिटरी पोर्टल आयुष चिकित्सकों और आम लोगों दोनों के लिए उपयोगी साबित होगा। इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर आयुष चिकित्सकों के नैदानिक चिकित्सा अनुभव संकलित करना है। इससे न केवल चिकित्सकों और आम लोगों को लाभ होगा, बल्कि आयुष पद्धति की सभी धाराओं के लिए ठोस वैज्ञानिक आधार भी विकसित होगा। आयुष संजीवनी ऐप के तीसरे वर्जन से बिना लक्षण तथा हल्के और मध्यम लक्षण वाले कोविड रोगियों के उपचार में आयुष 64 और काबासुरा कुदिनीर औषधि सहित आयुष के अन्य उपायों की प्रभावकारिता का अध्ययन किया जा सकेगा। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी भगौड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी के डोमिनिका में पकड़े जाने का एंटीगुआ मीडिया ने बुधवार को दावा किया। स्थानीय मीडिया के मुताबिक
चॉक्सी डोमिनिका से क्यूबा भागने की फिराक में था। उसी दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउनी ने इशारा कर दिया कि उसे सीधा भारत भेजा जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमने डोमिनिका से कहा है कि वो गैर कानूनी रूप से डोमिनिका में प्रवेश करने पर मेहुल चॉक्सी पर कार्रवाई करे और उसे सीधे भारत को प्रत्यर्पित कर दें। एंटीगुआ बारबुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउनी ने कहा कि डोमिनिका में पकड़े गए भगौड़ा हीरा व्यापारी मेहुल चॉक्सी को भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा और भारतीय अधिकारी डोमिनिका में उन लोगों के संपर्क में हैं। प्रधानमंत्री ब्राउनी ने कहा कि डोमिनिका मेहुल चॉक्सी के प्रत्यर्पण पर सहमत हो गया है और एंटीगुआ उसे वापस स्वीकार नहीं करेगा। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री ब्राउनी ने कहा कि उन्होंने डोमिनिका में पीएम और कानून प्रवर्तन से मेहुल चॉक्सी को एंटीगुआ नहीं लौटाने का अनुरोध किया है, जहां उन्हें नागरिक के रूप में कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त है। He was actually found in Dominica, and it would appear that he may have entered the island illegally, possibly by boat. So the Dominican government is cooperating with the Antiguan and Indian governments. Mr. Chokshi will be deported from Dominica. However, we have requested Prime Minister Skerrit and law enforcement in Dominica not to return him to Antigua, where he has legal and constitutional protection as a citizen. In fact, we have requested specifically that he be detained and to allow law enforcement in India to make the necessary arrangements with the Dominican government to have Mr. Chokshi returned directly to India. The Dominica government and Dominica law enforcement, they're cooperating, and we would have informed the Indian government that they need to act swiftly to have him repatriated to India. पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण का एसेट अंडर मैनेजमेंट 6 ट्रिलियन रुपए के पार पहुंच गया है। पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण ने बुधवार को नेशनल पेंशन सिस्टम और अटल पेंशन योजना के तहत 6 लाख करोड़ रुपए के एसेट अंडर मैनेजमेंट के मील के पत्थर को पार करने का ऐलान किया। प्राधिकरण को ये उपलब्धि 13 साल बाद हासिल हुई है। अहम बात यह है कि AUM में 1 ट्रिलियन रुपए की बढ़ोतरी सिर्फ 7 महीनों में हासिल की गई है। NPS योजना में 74.10 लाख सरकारी कर्मचारियों और गैर सरकारी क्षेत्र से 28.37 लाख व्यक्तियों के शामिल होने के साथ ही PFRDA ने पिछले कुछ वर्षों में NPS ग्राहकों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। PFRDA के कुल ग्राहकों की संख्या बढ़कर 4.28 करोड़ हो गई है। पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष सुप्रीतम बंदोपाध्याय ने कहा, 6 ट्रिलियन AUM के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर तक पहुंचने में हमें बेहद प्रसन्नता है। खास बात यह है कि 7 महीने पहले अक्टूबर 2020 में हम 5 ट्रिलियन रुपए के AUM पे थे। ऐसे में ये बढ़ोतरी काफ़ी उल्लेखनीय है। इस उपलब्धि से पता चलता है कि NPS और PFRDA में ग्राहकों का विश्वास कायम है। इस महामारी के दौरान बढ़ती जागरूकता की वजह से व्यक्तियों द्वारा सेवानिवृत्ति योजना को प्राथमिकता दी गई ताकि भविष्य में उनकी वित्तीय स्थिति बेहतर बनी रहे। आयकर विभाग ने कल कहा कि उसने चालू वित्त वर्ष में अब तक 15.45 लाख करदाताओं को 25,301 करोड़ रुपए का रिफंड किया है। कुल लौटाई गई राशि में से व्यक्तिगत आयकर मद में 15 लाख से अधिक करदाताओं को 7,494 करोड़ रुपए, जबकि कंपनी कर मद में 44,140 करदाताओं को 17,807 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। पिछले वित्त वर्ष में विभाग ने 2.38 करोड़ करदाताओं को 2.62 लाख करोड़ रुपए लौटाए थे। भारतीय तटरक्षक बल श्रीलंका में कोलंबो के पास कंटेनर वाहक पोत MV एक्सप्रेस पर्ल पर लगी आग बुझाने के प्रयासों में लगा है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि श्रीलंकाई अधिकारियों के अनुरोध पर तटरक्षक बल ने MV एक्सप्रेस पर्ल की त्वरित सहायता के लिए तुरंत अपनी सभी सुविधाएं लगा दी हैं। मंत्रालय ने कहा कि समुद्री गश्त में लगे तटरक्षक बल के जहाज वैभव को तुरंत घटनास्थल पर रवाना किया गया है। तूतीकोरिन से भेजा गया भारतीय तटरक्षक का पोत वज्र भी कल तड़के घटनास्थल पर पहुंच गया। खराब मौसम के बीच अभी दोनों पोत बाहरी अग्निशमन प्रणाली का इस्तेमाल कर भीषण आग पर काबू पाने में लगे हैं। संकटग्रस्त जहाज MV एक्सप्रेस पर्ल पर नाइट्रिक एसिड और अन्य जोखिम वाले रसायनों के 1,486 कंटेनर लदे थे। आग पर नियंत्रण के लिए तटरक्षक बल को 2 जहाजों और श्रीलंका के 4
कर्षण नौकाओं के संयुक्त प्रयास जारी हैं। तटरक्षक बल ने इससे होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए कोच्चि, चेन्नई और तूतीकोरिन में तैयारी की है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के गोपालपट्टनम में एक विद्युत सबस्टेशन में आग लगने की घटना हुई। 3 दमकल की गाड़ियों ने देर रात आग पर काबू पाया। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को अमेरिकी खुफिया एजेंसी से चीन में कोविड-19 वायरस की उत्पत्ति की जांच के अपने प्रयासों को दोगुना करने के लिए कहा है और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को अगले 3 महीने में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि ये निष्कर्ष निकालने के लिए अपर्याप्त सबूत हैं कि क्या ये किसी संक्रमित जानवर के साथ मानव संपर्क से उभरा है या प्रयोगशाला में हुई दुर्घटना से उभरा है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को जांच में सहायता करने का निर्देश दिया और चीन से महामारी की उत्पत्ति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय जांच में सहयोग करने का आह्वान किया। इसी बीच कोरोना वायरस पर दुनिया भर में प्रसिद्ध अमेरिकी विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची और कई अमेरिकी विशेषज्ञों ने कोरोना की उत्पत्ति की जांच को लेकर फिर से आवाज उठाई है। अमेरिकी विशेषज्ञों ने कहा है कि कोरोना की उत्पत्ति की जांच जारी रहनी चाहिए। माली के अंतरिम राष्ट्रपति ने हिरासत में रहते हुए इस्तीफा दे दिया है। सेना ने उन्हें और प्रधानमंत्री को इस सप्ताह की शुरुआत में गिरफ्तार कर लिया था। सेना के एक अधिकारी के अनुसार राष्ट्रपति बाह एंडाव ने बुधवार को अपना इस्तीफा पूर्व सैन्य शासक तथा अंतरिम उपराष्ट्रपति को सौंपने से पहले प्रधानमंत्री मोक्टर औने को बर्खास्त कर दिया था। मध्यस्थता में शामिल एक पश्चिम अफ्रीकी राजनयिक ने भी राष्ट्रपति के इस्तीफे और प्रधानमंत्री को बर्खास्त किए जाने की पुष्टि की है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने माली सेना को हटाने और देश के अंतरिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है और चुनी हुई सरकार की वापसी का आह्वान किया है। एक सर्वसम्मत बयान में परिषद ने हिरासत में लिए गए सभी अधिकारियों की सुरक्षित, तत्काल और बिना शर्त रिहाई का आह्वान किया है। साथ ही रक्षा और सुरक्षा बलों से बिना किसी देरी के अपने बैरक में लौटने का आग्रह किया है। अमेरिका के सैन जोस में बुधवार को रेल यार्ड में हुई गोलीबारी में 8 लोगों की मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। सांता क्लारा काउंटी के शेरिफ के प्रवक्ता डिप्टी रसेल डेविस ने कहा कि बुधवार को वैली ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी लाइट रेल यार्ड में हुई गोलीबारी में संदिग्ध भी मारा गया। उन्होंने बताया कि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि गोलीबारी करने वाला यहां कोई कर्मचारी था या नहीं। पुलिस के मुताबिक हमले में गंभीर रूप में घायल एक व्यक्ति का अस्पताल में इलाज चल रहा है। गवर्नर गेविन न्यूसॉम ने अमेरिका में बार बार हो रही बंदूक हिंसा पर चिंता जताई है। सीरिया में बुधवार को सरकार के नियंत्रण वाले इलाकों में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हुआ। भारी मतदान को देखते हुए मतदान का समय 5 घंटे और बढ़ा दिया गया। इन चुनावों में राष्ट्रपति असद की जीत तय मानी जा रही है। वहीं विपक्ष ने मतदान का बहिष्कार करते हुए कहा कि चुनावी मैदान में राष्ट्रपति असद के खिलाफ जानबूझकर कमजोर प्रतिद्वंद्वियों को उतारा गया। करीब 1 दशक पहले विद्रोह से तब्दील हुए युद्ध के बाद ये दूसरा राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है। सीरिया के युद्ध में सैकड़ों हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और देश छोड़ने के लिए कईयों को मजबूर होना पड़ा है। गौरतलब है कि इससे पहले 2014 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति अल असद को 89% वोटों से जीत हासिल हुई थी। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि वो कांगो के पूर्वी शहर गोमा से अपने करीब आधे कर्मचारियों को एहतियात के तौर पर स्थानांतरित कर रहा है। पिछले शनिवार को एक ज्वालामुखी के फटने के कारण इस शहर को लावा ने बुरी तरह अपनी चपेट में ले लिया था। ज्वालामुखी फटने के बाद से ही इस इलाके में भूकंप के सैकड़ों झटके महसूस किए जा चुके हैं। ज्वालामुखी के चलते 20,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं और करीब 40 लोग लापता भी हो गए हैं। इस हादसे में 31 लोगों की मौत हो गई थी और इस धधकते लावा के चलते 3,000 से ज्यादा घर तबाह हो गए थे। इस विस्फोट की राख के धुएं के चलते गोमा और बुकावू हवाई अड्डे में परिचालन को बंद करना पड़ा। इस धुएं से सांस संबंधी परेशानियां होने का खतरा जताया गया है। तेजी से फैलता हुआ ये लावा आखिरकार गोमा हवाई अड्डे से महज 300 मीटर दूर जाकर थमा। फिलहाल पूर्वी कांगो में राहत सामग्री को पहुंचाने के लिए हवाई अड्डे मुख्य केंद्र बना हुआ है। बहरहाल संयुक्त राष्ट्र अपने 250 अनावश्यक कर्मियों को यहां से स्थानांतरित करने का फैसला किया है। स्पेनिश क्लब विलारियल ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराकर पहली बार यूरोपा लीग का खिताब अपने नाम कर लिया है।
विलारियल ने ये जीत पेनल्टी शूटआउट में हासिल की, जहां टीम ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 11-10 के बड़े अंतर से रोमांचक अंतर से हराया। ये मुकाबला रोमांचक रहा। विलारियल ने अपने स्टार खिलाड़ी मोरेनो की मदद से खेल के 29वें मिनट में पहला गोल किया, लेकिन दूसरे हाफ में मेन्यू की ओर से 55वें मिनट में एडिनसन कवानी ने गोल दागा और मैच को 1-1 की बराबरी पर ला दिया। निर्धारित समय और एक्स्ट्रा टाइम में भी स्कोर लाइन 1-1 रही, जिसके बाद मैच पेनल्टी शूटआउट में गया, जहां विलारियल ने कामयाबी हासिल कर इतिहास रच दिया। टीम ने सेमीफाइनल में आर्सेनल को एग्रीगेट के स्कोर 2-1 से हराया था। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से दोहराना चाहेंगे कि कोरोना के इस समय में मास्क जरूर लगाना है। डीडी न्यूज़ पर हम लगातार कई महीने से मास्क अप इंडिया कैंपेन चला रहे हैं, जिसमें हमारा सबसे यही अनुरोध है कि मास्क जरूर लगाएं, खुद भी सुरक्षित रहें और आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखें। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है, जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।